हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स इनसाइड बाय अरविंद चौहान में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, और आज की हमारी जो टॉपिक है वो है दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच में बल। ये हमारी आज की टॉपिक है और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। जैसा कि जुलाई आ चुका है, वैसे तो आम दिनों में जुलाई के महीने में बिल्कुल हमारा स्कूल ओपन होता है और सभी लोग बड़े उत्सुकता के साथ स्कूल आने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन अभी बार इस महामारी के दौर में सभी लोग अभी भी अपने घर पे हैं और स्कूल खुलने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है कि कब तक हमारा स्कूल खुल पाएगा। तो हमें तो अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, और जारी कैसे रखेंगे? ऑनलाइन के माध्यम से जारी रखेंगे, क्योंकि अब यही एक साधन रह गया है। तो कहीं न कहीं एक नई टेक्नोलॉजी है और नई तरीके से शुरुआत है, तो हमें भी समय के साथ बदलना है और इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, यानी कि अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ही जारी रखनी है। और आप नोट्स भी बनाते रहेंगे, प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये बात नहीं समझ में आई है। बिल्कुल आपको एक पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको मिल जाएगी, या फिर मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से हम मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो उसके सलूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच में बल, ये है क्या? तो दो वैद्युत द्विध्रुव हो गए। चलिए हम फिगर से समझते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया, ये पहला वैद्युत द्विध्रुव है जिसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह है P1। इधर का आवेश हो गया आपका माइनस और इधर का आवेश हो गया प्लस। ये एक द्विध्रुव हो गया। और इसके ठीक सीध में, मतलब इसकी अक्षीय स्थिति में इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसी के सीध में एक अन्य द्विध्रुव हम ले लेते हैं। एक दूसरा द्विध्रुव ये हो गया, ये दूसरा द्विध्रुव हो गया। इसका भी आवेश यहां पर माइनस हो गया और इधर आवेश क्या है? प्लस हो गया। और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हो गया P2। इसका द्विध्रुव आघूर्ण P1 और इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P2। और इनका जो मध्य बिंदु है, इनका जो मिडिल पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई स्मॉल r। इसके बीच की डिस्टेंस हो गई, यानी कि दो द्विध्रुव हो गए जिनके द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P1 व वेक्टर P2 हो गया। और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इनके जो मध्य बिंदु हैं दोनों द्विध्रुवों के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। अब हम यह मानेंगे कि पहले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें दूसरा स्थित है और दूसरे के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें पहला वाला द्विध्रुव स्थित है। यानी कि इसके कारण जो इसके यानी कि जो पहला द्विध्रुव है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वह हो गया आपका E2। ये हो गया आपका E2, यानी कि जो पहले द्विध्रुव का जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें जो दूसरा द्विध्रुव है वह स्थित है। और जो दूसरे का वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी आपका 1 हो जाएगा, यानी कि पहले का जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें दूसरा वाला स्थित है और जो दूसरे का वैद्युत क्षेत्र है उसमें पहला वाला स्थित हो गया। ये हो गया आपका E2, यानी कि पहले के वैद्युत क्षेत्र में दूसरा वाला स्थित है, दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में पहला वाला स्थित है। अब हमें यह जानना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। यानी कि पहले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, यानी पहले द्विध्रुव के कारण दूसरे द्विध्रुव पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्रों के मान। अब ये मान कितना हो जाएगा? तो हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि अच्छी स्थिति में, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है?
तो वह मान कितना होगा, वो हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4πε0 2p1 और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r⁻³ तथा दूसरे के कारण कितना होगा, ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 2p2 और बटे कितना r⁻³। यह हो गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र का मान। यह वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति वाली जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है, यह उसके कारण निकाला गया है कि E1 बराबर 1/4πε0 2p1 बटे r⁻³ तथा E2 बराबर 1/4πε0 2p2 बटे r⁻³। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि आघूर्ण P1 वाले वैद्युत द्विध्रुव कि वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि P1 वाला जो आघूर्ण है द्विध्रुव का, वह वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र E2 में जब स्थित है तो इस P1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि आघूर्ण P1, ये P1 वाला है, आघूर्ण P1 वाले द्विध्रुव की किस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, E2 वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, U बराबर माइनस कितना, ये आपका हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा आपका E2 और ये हो जाएगा cos थीटा। अब कितना हो जाएगा, ये होगा आपका कि U बराबर हम इसे कह सकते हैं कि माइनस P1 और डॉट E2 हम इसे कर सकते हैं Q बराबर माइनस P1 डॉट कितना E2। तो चूंकि ये एक ही दिशा में है, इसका मतलब थीटा का मान 0 रखा जाएगा, हम उसे बाद में देखेंगे। और इसी प्रकार से दूसरे का निकाल लीजिए, इसी प्रकार P2 आघूर्ण के लिए, इसी प्रकार P2 आघूर्ण वाले द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E1 में कितनी हो जाएगी, यानी कि P2 वाले द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E1 में, वैद्युत क्षेत्र E1 में स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा E2 बराबर माइनस P2 और डॉट ये हो जाएगा E1। यानी कि दोनों के लिए, यानी कि जो पहला है, यानी कि जो P1 वाला द्विध्रुव है वह E2 वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, जो P2 वाला वैद्युत द्विध्रुव है वह E1 वाला वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस P1 वाला E2 में स्थित है, तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो हो गया U बराबर माइनस P1 वेक्टर P1 डॉट वेक्टर P2 और ये इसके लिए नहीं दूसरे के लिए हो जाएगा U2 बराबर माइनस हो जाएगा P2 और डॉट E1। आप इसे E1 E2 मान सकते हैं कि यह पहले के लिए हो गया और ये दूसरे के लिए हो गया। अब चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में है तो उनकी जो पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होंगी दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि P1 डॉट कितना E2 व P2 डॉट E1 एक ही दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में है तो थीटा का मान, जब एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 0 अंश।
अब थीटा का मान 0 अंश होने के कारण से जब एक ही दिशा में होंगे तो दोनों की जो स्थिति जुड़ जाएंगी आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए हो जाएगा u बराबर माइनस P1, वेक्टर चिन्ह भर जाएगा P1, और यहां पर हम लगा देंगे E2 बराबर माइनस, यहां हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा E1। या हम इसे कह सकते हैं कि u बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p1 p2 और बटे r की पावर 3। ये हो गई स्थिति ऊर्जा की। यानी कि अगर दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, उन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों की जो पारस्परिक स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र होगा वह u बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p1 p2 बटे r का क्यूब जाएगा। ये हमारा सूत्र निकल गया, यानी कि पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब इसके बाद से उनके मध्य लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच, दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल तो हो जाएगा F इक्वल टू माइनस du बटे डी आर। यह दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला फोर्स का सूत्र हो गया कि F इक्वल टू माइनस du बटे डी आर। u का मान रख दीजिए, तो जब हम u का मान रखेंगे तो हम मिलेगा F बराबर माइनस ब्रैकेट में d बटे डी आर, ब्रैकेट हम लोग यहां लगा दे रहे हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां हो जाएगा 2p1 p2 और बटे r की पावर 3। माइनस माइनस प्लस, अब मिलेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2p को भी बाहर निकाल लिया जाए, 2p1 p2 और यहां हो जाएगा d बटे डी आर और ये हो जाएगा 1/3। हम इसे कर सकते हैं कि r की पावर -3। अब इसका अवकलन आप आसानी से कर सकते हैं। इसका जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा -3 घात आएगी और एक घात घट जाएगी, तो इसका जो अवकलन हो जाएगा 2p1 p2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा -3r की पावर -2। तो यहां से क्या मिलेगा, तो क्या 6, ये हो जाएगा F इक्वल टू -6। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पर हो जाएगा 6 p1 p2 बटे r का स्क्वायर। यह दो वैद्युत द्विध्रुवों की जो पारस्परिक स्थिति ऊर्जा का सूत्र हमें यहां पर मिल गया और तथा उनके जो बीच का जो फोर्स का जो सूत्र होगा वह हो जाएगा F इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 6 p1 p2 बटे r का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, सॉरी ये r की पावर 3 नहीं बल्कि r की पावर 4 हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो यह 4 हो जाएगी। यानी कि जब हम इसका अवकलन कर देंगे, यहां पर मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि अगर x की पावर n है और d बटे dx है, इसका अवकलन हो जाएगा n x और n की पावर -1। इसी प्रकार से अगर x की पावर -3 है और d बटे dx है, तो इसका हो जाएगा -3 और x की पावर -3 -1, यानी कि 3 और x की पावर हो जाएगा -4। ये इसका अवकलन हो जाएगा, यानी कि f इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 6 p1 p2 बटे r की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा सूत्र। अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं जिसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर करके बहुविकल्पी सूत्रों में, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में यह सूत्र पूछा जाता है कि अगर दो वैद्युत द्विध्रुव हैं तो उन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वह दूरी के अनुप्रमानुपाती होता है। तो कैसा होगा, तो यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा वह r की पावर 4 हो जाएगा, जबकि कूलम के नियमानुसार यह कितना होता है, यह r की पावर 2 होता है यहां पर। यानी कि दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वह
दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में अक्सर करके पूछा जाता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दो बिंदु आवेश हैं तब तो वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन अगर कोई दो वैद्युत द्विध्रुव हो जाए तो उनके मध्य जो लगने वाला फोर्स होगा वह उन दोनों द्विध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दोनों के मध्य बिंदु के बीच की दूरी के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कुछ न समझ में आया हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर YouTube पे अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल पाए और इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आसानी से आप उसे खोल करके देख सकते हैं और अपने पूरे नोट्स क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में कोई समस्या नहीं होगी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेरा चैनल है फिजिक्स इनसाइड बाय अरविंद चौहान, इसे आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाइए। ओके, थैंक यू।